नमस्कार मित्रों। हालांकि मैं वैदेशिक मामलों का और जियोपॉलिटिक्स का बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक शोध के छात्र के रूप में विदेशी मामलों और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसके बारे में मेरी रुचि शुरू से रही है। अभी हाल फिलहाल में इसराइल का ईरान पर किया गया हमला मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई इसे तृतीय विश्व युद्ध का आगाज कह रहा है, तो कोई कुछ और कह रहा है। लेकिन जो मुझे लगता है कि इजराइल का ईरान पर जो ये हमला है ये एक सीमित प्रभाव वाला साबित होगा, क्योंकि इजराइल का जो उद्देश्य है वो ईरान के एटॉमिक कैपेबिलिटी जो ईरान की है उसको इतना कमज़ोर कर देना है कि भविष्य में वो कोई भी परमाणु चुनौती बनकर इजराइल के लिए ना उभरे। और इजराइल ने बहुत ही प्रिसाइजली उस उद्देश्य को पूरा कर लिया है। लेकिन जो दो मुद्दे इसमें उभरे, आश्चर्य इस बात की कि कोई भी मुस्लिम ब्रदरहुड का देश ईरान के समर्थन में पूरे मन से नहीं खड़ा है और नहीं किसी ने उस तरह से कोई निंदा की है। तो अब ईरान के पास सीमित विकल्प है। या तो सत्ता परिवर्तन किया जाए ईरान की, यानी कि खेमनेई को हटा करके किसी और को बनाया जाए, या खेमनेई की विदाई हो, या फिर ईरान की सर्वोच्च बर्बादी उसी तरह से हो जो रशिया यूक्रेन की कर रहा है। 1979 में ईरान की क्रांति हुई, उसके पहले ईरान एक लिबरल राज्य था। जो ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी बना 1979 में, उसके पहले ईरान के सभी राष्ट्रों से बहुत अच्छे संबंध थे और बहुत मॉडर्न नेशन स्टेट माना जाता था ईरान। लेकिन 1979 के वो ब्रदरहुड क्रांति के बाद जो स्थिति हुई ईरान की, और जो अभी स्थिति चल रही है, वो एक चरमपंथ और इस्लामिक कट्टरपंथ के रास्ते पे चला गया। अब परोक्षतः दोनों युद्ध की जो बातें चल रही हैं, तो ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसको मैं इस कंटेक्स्ट में भी देखना चाहता हूँ कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई है, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, और इसमें दो चीजें बड़ी कॉमन है। आप अगर गौर करिएगा इसमें, तो परोक्षतः दोनों युद्ध की शुरुआत का कारण चरमपंथ या नॉन इस्लामिक लोगों के प्रति अथाह घृणा थी। 7 अक्टूबर को इसराइल पर जो हमास के लोगों ने आक्रमण किया और 23 अप्रैल 2025 को पहलगांव में जो हमला हुआ है, इन दोनों हमलों में आप देखेंगे तो सामरूपता नजर आएगी। जहां हमास को ईरान का समर्थन प्राप्त था, वहीं पहलगाम के हमले में जो हमलावर थे उनको पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। और दूसरी जो सबसे बड़ी समरूपता है वो पॉइंट फाइव फ्रंट वॉर की है। पॉइंट फाइव फ्रंट वॉर की बात मैं जो कह रहा हूँ, उसका मतलब यह है कि पहलगाम में भी जो हमला हुआ वो बिना स्थानीय मदद के संभव नहीं था। मुझे नहीं लगता है कि बिना स्थानीय मदद के उस तरह की हिंसा संभव हो पाती और उतने देर तक हो पाती। सिमिलर वे में अगर आप देखोगे, तो जो हमला इसराइल हमास ने इसराइल में किया, वो भी बिना ईरान के समर्थन के संभव नहीं था। तो मेरा मानना है कि ये दोनों लड़ाइयों में जो दोनों ये वॉर हुए, खैर भारत की तरफ से बहुत उसको एस्केलेट नहीं किया गया, लेकिन दोनों में समानता तो एकदम स्पष्ट रूप से ही दिख रही है। हाँ, अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम, तो हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया का ईरान में मारा जाना, जनरल कासिम सुलेमानी का मारा जाना, और अभी जो रिसेंटली हुआ 9 परमाणु वैज्ञानिकों सहित आईआरजीसी के टॉप लीडरशिप, जो उनकी अपनी आर्मी है उसका टॉप लीडरशिप का पूरा समाप्त हो जाना, मार दिया जाना, ये बात साबित करने के लिए काफी है कि ईरान भी पॉइंट फाइव फ्रंट वॉर से जूझ रहा है। और जो पॉइंट फाइव फ्रंट जो ईरान की लड़ाई है वो सबसे ज्यादा उसको हार्म कर रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ईरान के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का आईआरजीसी में गहरी पैठ की खबरें बहुत दिनों से आती रहती हैं, बहुत पुरानी खबर है ये। S-300 सुखोई विमान होने के बावजूद ईरान पर इतनी सटीकता से और प्रिसाइजली अटैक हुआ और इतना डिस्ट्रक्शन हुआ जो ईरान का, और मतलब न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे अटैक होना, आईआरजीसी के टॉप लीडरशिप पे अटैक होना, ये साबित करता है कि मोसाद जो खुफिया एजेंसी है इसराइल की, उसके पास सटीक जानकारी थी, या उसके लोग ही आईआरजीसी में बैठे हुए थे जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। खबर तो ये भी आ रही थी कि ईरान के अंदर से ही ईरान पे अटैक हुआ, मिसाइल अटैक हुआ, जिसमें उसका डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो तबाह हो।
जिस तरह पाकिस्तान का HQ-9 धरा का धरा रह गया और कुछ कर नहीं पाया, उसी तरह से सेम हालत हुई है S-300 की। अब जो मेरा कहना जाए कि अभी जो लड़ाई चल रही है, अब पारंपरिक लड़ाई, पारंपरिक जो लड़ाई पहले फौज के द्वारा होती थी, अब उस तरह की लड़ाई हो नहीं रही है। अब इसमें एक तो मीडिया ट्रायल भी है, मीडिया का भी, और इंफॉर्मेशन वॉर की लड़ाई चल रही है। आप देखोगे कि ईरान में जितने डिस्ट्रक्शन हुए हैं उसकी खबरें दिन भर न्यूज़ में आ रही हैं, लेकिन वही इसराइल पे जो ईरान ने अभी अटैक किया है उसकी खबरें बहुत कम आ रही हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वेस्टर्न मीडिया का न्यूज़ पे, या जितने भी प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल, न्यूज़ ग्रुप्स हैं, इनका वेस्टर्न लिंक होना, चाहे वो BBC हो जाए, अल जजीरा हो जाए, या फिर क्या कहते हैं, राइटर्स हो गए, वाशिंगटन पोस्ट हो गया, इन सारों पे वेस्टर्न्स जो हैं या यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनका वर्चस्व होना, या ये उन्हीं की एजेंसियां हैं, तो इसलिए ये ईरान ने क्या डिस्ट्रक्शन किया है उसकी कोई खबर नहीं आ रही है। तो एक तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, और दूसरा मेरा मानना है कि 2000 किलोमीटर तक फाइटर जेट्स का आना, अटैक करना तेहरान पे और वापस जाना, ये तब तक संभव नहीं है जब तक बीच रास्ते में इन प्लेन्स की रिफ्यूलिंग नहीं हुई होगी। और रिफ्यूलिंग अगर हुई है तो किसी न किसी इस्लामिक कंट्री में ही उसकी रिफ्यूलिंग हुई होगी, जो मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, सिया और सुन्नी वर्चस्व का भी एक एंगल है इसमें। UAE और सऊदी अरब की जो ईरान से दुश्मनी है वो तो जग जाहिर है, और इसको अगर आप इस तरह से भी ले तो सिया और सुन्नी की लड़ाई से ज्यादा ये वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट एशिया में अपने प्रभाव को साबित करने की लड़ाई है। ऐसे में पाकिस्तान का एंगल भी इसमें आता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का अमेरिका दौरा, IMF का लोन, और जस्ट पहले बाइडेन के कालखंड में $400 मिलियन का F-16 के मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान को दिया जाना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा ईरान को नहीं महंगा पड़ रहा है ये। क्योंकि ईरान ने कुछ दिन पहले भी एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान सिंगल एक मुस्लिम कंट्री है, मतलब इस्लामिक राष्ट्र है जो परमाणु शक्ति संपन्न है, और उसका बिल्कुल चुप होना। तो ये भी एक एंगल है कि अभी जनरल आसिम मुनीर जो वहाँ का फील्ड मार्शल है, अभी उसको जो फील्ड मार्शल का उपाधि मिला है, तो वो अमेरिका में ही बैठा पड़ा है। उन लोगों की तरफ से कोई भी एक शब्द नहीं आया ईरान पे जो अटैक हुआ, चूंकि ईरान पड़ोसी भी राष्ट्र है। अब जो स्थिति ये है कि क्योंकि इस्लामिक मुल्कों का सबसे बड़ा झंडा बरदार तो पाकिस्तान है और वही चुप है, तो ये लड़ाई जो चल रही है ईरान और इसराइल से ज्यादा इस्लामिक राष्ट्रों के बीच के वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें इसराइल का फायदा ही फायदा है। अब शुरुआत ईरान ने ही की है, क्योंकि हमास 1979 की उनकी क्रांति के बाद से उनका एक अघोषित पॉलिसी रहा है कि वो चरमपंथियों को पोषित करते हैं, उनको मिलिट्री और फाइनेंशियल और क्या कहते हैं, आर्म्स से उनको सुसज्जित करते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, ये कोई एक कंट्री जिससे पीड़ित नहीं है। फिलिस्तीन में हमास है, और आप अगर मिस्र देख लो तो मुस्लिम ब्रदरहुड है, हूती विद्रोही हैं, ये यमन में पड़े हुए हैं, हिजबुल्लाह हैं, इसराइल। ईरान की एक अघोषित पॉलिसी रही है, 1979 के ईरान की क्रांति के बाद से ईरान कई राष्ट्रों में परोक्ष रूप से विद्रोह को और विद्रोही गुटों को मदद करता रहा है। तो इससे मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज में प्रॉब्लम है, चल रही हैं, और वो खुद परेशान हैं। जैसे आप हूती विद्रोही हो गए यमन के, हिजबुल्लाह हो गया लेबनान में, सीरिया इराक में वो यजूदी जो विद्रोही हो गए हैं, इनको ईरान जो है वो आर्थिक सहायता के साथ साथ सैन्य सहायता, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो मिडिल ईस्ट में जो टेररिज्म है और इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म है, उसका एपी सेंटर अगर ईरान को कहें तो कुछ बुरा नहीं होगा। खैर जो भी हो, मेरे विचार में जो मीडिया में ये चीज़ें चल रही हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार होने की चांस है, मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात है, क्योंकि जो सुन्नी इस्लामिक राष्ट्र हैं वो तो पहले ही अपना पल्ला झाड़ चुके हैं कि भैया हम तो किसी की तरफ से नहीं है। अब बाकी बच गए दो और पावर्स, चीन और रूस। तो रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है, और चीन टेरिफ वॉर से ऐसे ही, और उसकी इकोनॉमी भी उस तरह की नहीं रह गई है, क्योंकि इकोनॉमी का स्लो डाउन पिछले 3-4 सालों से दिख रहा है। तो इसलिए चीन एक डेब्ट ट्रैप में ही फंसा हुआ है कि जिन जिन देशों को उन्होंने कर्ज दिए हुए हैं वो कर्ज भी वापस होने की संभावना नहीं दिख रही है उनको। तो ऐसी परिस्थिति में चीन भी नहीं उलझेगा। और एक और इसका पहलू ये है कि इस बार
चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है अमेरिका में, तो अमेरिका तो पहले से भी इसराइल को बैकअप देता रहा है, लेकिन चूंकि इस बार रिपब्लिकन गवर्नमेंट है वहाँ, तो इसलिए रिपब्लिकन गवर्नमेंट न केवल बैक करेगी, अगर ईरान ने कुछ दुस्साहस उस तरह का किया, तो मुझे लगता है कि ये वॉर जो है, ये इसराइल और ईरान के बीच में जो अभी इनडायरेक्ट लड़ाई चल रही है, ओरिजिनली ये लड़ाई अमेरिका और ईरान की है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो परोक्ष लड़ाई चल रही है इसराइल और ईरान की, ये बदल सकती है अमेरिका और ईरान के बीच में, और यदि अगर ये हुआ तो फिर ईरान की बर्बादी तय है। हालांकि इसराइल और ईरान दोनों का जो पावर बैलेंस है वो नियर अबाउट सेम है, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में और अमेरिकी अगर सपोर्ट को भी ले लें, तो इस मामले में इसराइल भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा क्या, भारी पड़ रहा है ईरान पे। खैर, अब जो भी हो, इसका कोई और इम्पैक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन जो ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया जैसी, हमारे जो टोटल ऑयल का कंजम्पशन है उसका 85% हम एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी इंपोर्ट करते हैं। तो जो 85% हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर गल्फ क्या कहते हैं, रेड सी होकर के आने वाला है। तो ऐसे में रेड सी पे अगर इम्पैक्ट पड़ता है, तो ट्रेड वॉर का तो पहले से ही ट्रेड वॉर की वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन की कहानी थी, अभी रेड सी अगर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको हम लोग गल्फ की खाड़ी भी कह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी इकोनॉमी के सामने और सारी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। खैर, अब जो भी चीज़ें हैं, इसे भारत किस तरह से देख रहा है और हमारी डिप्लोमेसी किस तरह से काम कर रही है, हमने तो अभी तक जैसे रूस और यूक्रेन लड़ाई में दोनों को संयम बरतने की बात कही थी, अभी भी हम उसी पॉइंट पे इसराइल और ईरान की लड़ाई के बीच में भी हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू का ट्वीट आया है कि उन्होंने मोदी जी से, भारत के प्रधानमंत्री से बात की है और उन्हें अवगत कराया है सारी सूचनाओं के बारे में। खैर, जो भी हो, मैं पहलगांव में इसराइल पर हुए हमले का कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और सोचता हूँ कि काश इसराइल वाली जीवटता हम भी दिखा पाते। मेरा मानना है एक दो दिन और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा पाते, तो जो एक कसक रह गई हमारे दिल में, वो कसक नहीं रह पाती है। लेकिन अब इसमें क्या है कि इसराइल एक देश नहीं है, वो एक राष्ट्रवाद है। इजरायली यहूदी दुनिया के जिस भी कोने में है, वो एक राष्ट्रवाद के धागे में पिरोए हुए हैं। लेकिन हमारा राष्ट्रवाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ही लगा रहता है, इससे आगे हम अभी तक बढ़ नहीं पाए हैं। 1947 में हम राष्ट्रवाद के नाम पे जो चूरन पी रहे थे या खा रहे थे, आज 2025 में भी हम वही चूरन पी रहे हैं और खा रहे हैं। बस अंतर ये है कि उस समय राष्ट्रवाद और उसकी भावनाओं को बेचने वाले व्यापारी अलग थे और खरीदार अलग थे, और आज के डेट में व्यापारी बदल गए हैं, खरीदार तो अभी भी वही है। खैर, ये मुझे लगा कि ये बहुत सेंसेशनल टॉपिक है, और कहीं थर्ड वर्ल्ड के बाहर की जिस तरह से हमारी मीडिया में चर्चा चलती हैं, जिस तरह से हम लोगों ने इस्लामाबाद और कराची और लाहौर पे कब्जा कर लिया था, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए और मैं कोई इस पे अपना कमेंट ना कर पाऊँ। इसलिए मैंने मौका लपकते हैं तुरंत ही मौका लपक लिया कि इस पे कुछ कमेंट मैं अपने तरफ से करूँ। अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या गलती हुई है। धन्यवाद।